आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान में इतिहास हिस्ट्री की वर्कशीट नंबर 33। आज की तारीख है 19 सितंबर। हमारे आज के टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। सबसे पहले ये राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र शब्द के पीछे वाद लगा है। जब भी किसी चीज के पीछे वाद लगता है तो उससे आगे वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे लगे हुए शब्द के अर्थ को जब बड़े पैमाने पर बहुत बड़े स्तर पर लोग अपनाने लगते हैं उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उदाहरण के लिए गांधीवाद। जब गांधी जी की विचारधारा को बहुत सारे लोग अपनाने लगे तो वह दौर गांधीवाद का दौर कहलाया। राष्ट्रवाद का दौर वह दौर था जब लोग अपने राष्ट्र से प्रेम कर रहे थे, अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे। वह दौर राष्ट्रवाद का दौर था। हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक महाद्वीप का नाम है। हम जानते हैं जैसे हमारे महाद्वीप का नाम एशिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक जरूरी बात जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी, वो ये कि ये यूरोप के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण देशों से संबंधित है। आज की हमारी वर्कशीट जिसमें फ्रांस का नाम सबसे पहले आता है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली जैसे नाम हमें सुनाई आते हैं। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उन सभी को हम नक्शे पर भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली वाली वर्कशीट में। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है कि आप यूरोप का नक्शा लेकर या विश्व का नक्शा लेकर इन सब जगहों को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आप ढूंढ पाते हैं या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला बॉक्स दिया हुआ है 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। अब यहाँ पर एक शब्द आया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद होता है परंपराओं या बंधी बंधाई मान्यताओं के साथ चलना। उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिस तरह से पहले चल रही थी उसी तरह से वो आगे भी चलती रहेंगी। उदाहरण के लिए पहले एक ऐसा समय भी था जब औरतें घर से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ उनकी बराबरी का काम करती थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसा समय भी आया जब औरतों को घर की 4 दीवारों में सीमित कर दिया गया। और उसके बाद अब एक ऐसा समय भी आया जब दोबारा औरतें पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देखो, इन सब चीजों में हमें बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर बदलाव ना हो तो वो रूढ़िवादिता है। जैसे स्त्रियों को घर में ही रखना, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगी, यह नियम रूढ़िवादी नियम का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्योंकि इस वक्त नेपोलियन और यूरोप की बात करने जा रहे हैं तो अब सवाल आया, नेपोलियन कौन है? नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जो फ्रांस का शासक हुआ और नेपोलियन की अपनी बहुत सारी खास बातें थी। नेपोलियन ने एक तरह के लोकतंत्र की स्थापना की और बहुत सारे नियम बदले। कहां पर? फ्रांस में। इन तमाम चीजों के बाद एक ऐसा वक्त भी आया जब नेपोलियन ने 1815 में हार का सामना किया और उसको हराने के लिए यूरोप के कई सारे देशों ने मिलकर उसका सामना किया। नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसका मतलब नेपोलियन ने रूढ़िवाद को हटा दिया था या रूढ़िवाद से हटकर नए नियमों की स्थापना की थी। जब नेपोलियन हार गया तो उसके हारने के बाद यूरोप की सरकारों ने दोबारा से पहले जैसे शासन की स्थापना की ओर कदम बढ़ाया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था कि जो पहले मान्यताएं चल रही थी, रीति रिवाज चल रहे थे, उन्हीं को ही मानना, उनमें बदलाव नहीं करना ही रूढ़िवादिता है। परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर। नेपोलियन ने तेज गति से परिवर्तन किए, तीव्र गति से
परिवर्तन किए, किस चीज में, शासन व्यवस्था में, लोगों के लिए अच्छे काम करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए, विकास की ओर बढ़ने के लिए। लेकिन जब नेपोलियन नहीं रहा इन सब लोगों के मध्य, तब, या ये कहें कि नेपोलियन जब हार गया, तब इन्होंने दोबारा से क्रमिक विकास पर जोर दिया, मतलब धीरे धीरे जैसे पहले सब कुछ चल रहा था उसी तरीके से। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन किया गया। और यह आयोजन कहाँ किया गया? वियना में। वियना में जब इस आयोजन को किया गया तो इस कांग्रेस का या इस सम्मेलन का नाम भी वियना के नाम पर ही पड़ गया, वियना संधि। इस वियना संधि का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया वह ऑस्ट्रियन यानी ऑस्ट्रिया का था और उसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। नेपोलियन की हार हुई 1815 में। उसके हार के बाद जब वह यूरोप के बाकी देशों का कॉम्पिटिटर नहीं रह गया, उनका प्रतिद्वंदी नहीं रह गया, तब यूरोप की सरकारों ने दोबारा रूढ़िवादी सरकारें स्थापित की। इसके साथ ही उन्होंने एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन क्योंकि वियना में आयोजित किया गया था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम वियना संधि पड़ा। इस संधि में यूरोप के बाकी देशों ने एक नियमों की सूची पर या एक निश्चित प्रकार के नियमों पर हस्ताक्षर किए कि अब से ये मान्य होंगे। इस आयोजन का नेतृत्व किसने किया? ड्यूक मेटरनिक ने। तो हम अगर ये कहें कि ड्यूक मेटरनिक एक घोर रूढ़िवादी व्यक्ति था या रूढ़िवाद का समर्थक था, तो यह कथन बिल्कुल सही होगा। आपको याद रखना है, ड्यूक मेटरनिक एक रूढ़िवादी शासक या रूढ़िवादी शासन व्यवस्था में विश्वास रखता है। आगे बढ़ते हैं। 1815 की वियना की संधि की विशेषताएं बतानी है, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा कि वियना में एक संधि हुई नेपोलियन के हारने के बाद। तो उस संधि की क्या क्या विशेषताएं थी? उस संधि की कुछ विशेषताएं थी जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। कहां पर? फ्रांस में। फ्रांस में नेपोलियन से पहले भी बुर्बो राजवंश था। ये एक रूढ़िवादी राजवंश है और नेपोलियन के बाद दोबारा से फिर एक बार बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। फिर आगे बढ़ते हैं। वियना का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। नई व्यवस्था तो कायम की गई, लेकिन रूढ़िवादी व्यवस्था। अब इसे नई क्यों कहा गया? नई इसलिए कहा गया, एक दोबारा स्थापित हुई थी, दूसरा कुछ नामचारे के मामूली हेर फेर भी किए गए थे। यह लोकतंत्र तो नहीं था, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के बदलाव हुए। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय में जीते थे। अब इस बात से ही पता चलता है कि नेपोलियन जिस वक्त शासक था फ्रांस का, उस वक्त उसने फ्रांस का विस्तार किया। उसके आसपास की सीमाओं से लगे हुए क्षेत्रों को उसने जीत लिया और जीतकर उसने उन्हें फ्रांस में मिला लिया। और जो नियम उसने फ्रांस में लागू किए थे, उनमें से बहुत सारे नियम उन क्षेत्रों पर भी लागू हुए। और ये बहुत बड़ी वजह थी कि यूरोप के जो बाकी देश थे नेपोलियन से डरने लगे थे कि अगर वह उनके राज्यों पर इसी तरह आक्रमण करता रहेगा और उन्हें जीतता रहेगा और उन्हें अपने राज्य में मिला लेगा और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना कर देगा, तो बाकी सभी देश या बाकी सभी राज्य पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, उनका शासन समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा वो राजवंश जो राज कर रहे हैं, उनका वंश खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सब रूढ़िवादी हैं और सभी लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं। तो रूढ़िवादी शासन खत्म तो रूढ़िवादी राजवंश खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है वियना की संधि की विशेषता के बारे में। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। नेपोलियन की हार के बाद दोबारा ऐसा ना हो सके कि फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार कर सके। सीमा के विस्तार का मतलब है कि उसने अपनी सीमा के साथ वाले राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, तो वह राज्य या वह देश भी उसकी सीमा में जुड़ गया, तो उसकी अंतिम सीमा फ्रांस की हो गई, तो फ्रांस की सीमा बड़ी हो गई।
तो फ्रांस की सीमा का विस्तार ना हो सके मतलब वह दूसरे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में ना मिला सके, ऐसा करने के लिए सबने मिलकर नियम बनाए। कहाँ पर? वियना की संधि में। इसी संधि में मैंने कहा ना, कुछ नियम बनाए और उन नियमों पर हस्ताक्षर किए। ये वो सब नियम थे जिनकी अभी अभी हमने बात की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी क्योंकि हमने ऊपर ही बात की थी, ड्यूक मैटरनिक एक बहुत बड़ा रूढ़िवादी व्यक्ति और इसी का उल्टा ज्यूसेपी मैत्सिनी एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। अब देखते हैं ये दोनों कौन हैं और कहाँ के निवासी हैं। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र है ड्यूक मैटरनिक का। ड्यूक मैटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को हुआ था और वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी हम क्योंकि यूरोप की ही बात कर रहे हैं, और एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये शब्द ड्यूक मैटरनिक के हैं। वियना संधि जिसकी अभी भी हमने बात की और मैंने आपको बताया, उसका नेतृत्व किया था ड्यूक मैटरनिक ने। इसके अलावा नेपोलियन युद्ध के उपरांत, नेपोलियन युद्ध भी नहीं, नेपोलियन युग कह सकते हैं हम, नेपोलियन युग के उपरांत, क्योंकि नेपोलियन युग मतलब नेपोलियन प्रतिद्वंदी के रूप से हट गया या नेपोलियन शासन व्यवस्था से हट गया, वह अब शासक नहीं रहा या फ्रांस की बागडोर अब उसके हाथ में नहीं रही। उस स्थिति में यूरोप की पुनर्रचना और पुराने राजतंत्र को दोबारा स्थापित करने का काम भी ड्यूक मैटरनिक ने किया था। तो ड्यूक मैटरनिक ने क्या क्या किया, एक बार अगर हम रिपीट करें ड्यूक मैटरनिक के बारे में, तो ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं। इसके अलावा उन्होंने सबसे प्रसिद्ध पंक्ति फ्रांस के बारे में जो है कही, यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने नेपोलियन युग के उपरांत या नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना की और दोबारा से रूढ़िवादी तंत्र, राजतंत्र, रूढ़िवादी तंत्र मतलब यहाँ पे राजतंत्र को बोला। राजतंत्र मतलब जिसमें राजा होता है, राजा के हिसाब से सारे नियम बनते हैं। लोकतंत्र राजतंत्र का उल्टा है। लोकतंत्र में लोगों के हिसाब से सारे नियम बनते हैं, राजतंत्र में राजा के हिसाब से सारे नियम बनते हैं। तो ये राजतंत्र और रूढ़िवाद में विश्वास रखते हैं और उसी की स्थापना करने में इन्होंने भूमिका निभाई। एक और बात, यहाँ पर कहा गया यदि फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है, पूरे यूरोप को। अगर ये पंक्ति आपको आ जाए कि आप इसकी व्याख्या कीजिए तो आप क्या बताएंगे? इसके बारे में आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। ऐसा इसलिए कहा गया कि बहुत सारी चीजें थी उस जमाने में जो फ्रांस में ही शुरू हुई, फ्रांस से शुरू होती और बाकी जगहों पर फैल जाती। फ्रांस से प्रभावित होकर बाकी आसपास के राष्ट्र, आसपास के देश भी बिल्कुल उन्हीं चीजों को करने लगते थे। यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, स्त्रियों को बराबरी का दर्जा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमें भारत में ही दिखाई देता है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं माना जाता, ये और भी जगहों पर इसी तरह से चीजें दिखाई देती हैं। तो फ्रांस एक ऐसी जगह है जहां पर महिला राष्ट्रवादी आंदोलन सबसे पहले उठे या महिला आंदोलन सबसे पहले उठे। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, वह जगह सबसे पहले जहां ये आवाजें उठती हैं यूरोप में, वो फ्रांस ही थी। और फ्रांस से प्रभावित होकर आसपास के देशों में भी महिलाओं से जुड़े आंदोलन उस समय उठ खड़े हुए। इसके अलावा और भी अभी हमने पढ़ ही लिया कि लोकतंत्र की स्थापना नेपोलियन कर रहे हैं फ्रांस में, और उससे प्रभावित होकर आसपास के राज्य भी उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं ज्यूसेपी मैत्सिनी की तरफ। ये चित्र ज्यूसेपी मैत्सिनी का है और हमने क्योंकि अभी बात की कि ड्यूक मैटरनिक के उल्टे हैं, विपरीत प्रवृत्ति के हैं ज्यूसेपी मैत्सिनी। यह 1807 में जेनेवा में जन्मे। इसके अलावा इन्होंने, देखो यहाँ पे लिखा है, कुछ समय पश्चात वह कारोबारी नारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। अब बात यह आती है गुप्त संगठन का क्या मतलब है। गुप्त संगठन वे होते हैं जो अपनी गतिविधियों को सरकार से छुपकर अंजाम देते हैं। इनकी मीटिंग्स सरकार से छुपकर होती हैं, इनके नियम कानून
बनाए जाते हैं उनका पालन किया जाता है, और ये सब सरकार से छुपकर किया जाता है। और अधिकतर ये जो वर्तमान में सरकार मौजूद होती है उसके विपरीत चलते हैं। अब उस वक्त की जब हम बात कर रहे हैं, 1807 में इनका जन्म हुआ है, और हम बात कर रहे हैं 1814 से 1848 के समय की, उस वक्त हम ये भी ऊपर पढ़ भी चुके हैं किस प्रकार की सरकार थी। राजतंत्र था। तो राजतंत्र मतलब राजा का शासन था। तो राजाओं के नियमों के खिलाफ लोगों के लिए काम करने वाले लोगों में से एक हैं जुसेपी मैत्सिनी, और गुप्त संगठनों के सदस्य बनकर ये वही सब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। लिगुरिया जगह का नाम है ये, और 1831 में वहां से इन्हें निकाल दिया गया। कहां से? जेनोआ। अभी हमने पढ़ा। देश का नाम हम पढ़ रहे हैं, जगह जगह का नाम हम पढ़ रहे हैं, ये सब इटली की जगहें हैं। तत्पश्चात इन्होंने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली की स्थापना की, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया था। रूढ़िवादी लोग कौन है इस वक्त? जैसे हमने पढ़ा ड्यूक मेटरनिक, बहुत ही बड़े इस वक्त रूढ़िवादी व्यक्तियों के रूप में या नेतृत्वकारी नेताओं के रूप में सामने आ रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग थे, जो रूढ़िवाद को, राजतंत्र को प्रमुखता देते थे, इन लोगों के मन में जुसेपी मैत्सिनी के प्रति डर का भाव पैदा हो गया था कि इसी तरह से अगर ये काम करते रहे, देखो देश निकाला मिलने के बाद भी शांत नहीं बैठे हैं। दो और भूमिगत संगठन का मतलब, भूमिगत संगठन का मतलब भी वही है, गुप्त संगठन। गुप्त संगठनों के दो और गुप्त संगठन बना दिए इन्होंने। एक बना दिया मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बना दिया बर्न में यंग यूरोप। इसके बाद जब इस तरह की स्थितियां होंगी तो निश्चित ही रूढ़िवादियों के मन में डर पैदा होगा, क्योंकि ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कौन? जुसेपी मैत्सिनी। कुल मिलाकर जुसेपी मैत्सिनी काम कर रहे थे लोकतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, लोगों के भले के लिए। और इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होकर या परेशान होकर इनके बारे में, जुसेपी मैत्सिनी के बारे में ड्यूक मेटरनिक ने कहा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है जुसेपी मैत्सिनी। ड्यूक मेटरनिक ने दो कथन दिए हैं, एक ये कि फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है, दूसरा जुसेपी मैत्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। हमारी सामाजिक व्यवस्था मतलब रूढ़िवादी व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन? जुसेपी मैत्सिनी। किसने कहा? ड्यूक मेटरनिक ने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। क्योंकि हम ऊपर सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर लेकर आ रही हूँ, जिससे आपको उत्तर लिखने में आसानी हो। वियना की संधि की प्रमुख विशेषताएं, तो वो हमने अभी भी पढ़ी थी। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हो गई, यूरोप में दोबारा से रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हो गई, फ्रांस ने नेपोलियन के शासनकाल में जिन जगहों को जीता उन्हें दोबारा से खो दिया, और वह भविष्य में फ्रांस सीमा विस्तार न कर सके, इसके लिए नए नियम बन गए थे। मेटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मेटरनिक की भूमिका नंबर 1, 14 से 48 तक के काल में ड्यूक मेटरनिक ने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 1 के बाद नंबर 2, यह प्रमुख कथन ड्यूक मेटरनिक का है कि फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। नंबर 3, वियना की संधि में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। नंबर 4, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना, पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। नंबर 3, मेटरनिक ने जुसेपी मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि जुसेपी मैत्सिनी लोकतंत्र प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं और रूढ़िवादी राजतंत्र को समाप्त कर देना चाहते हैं, इसलिए उन्हें सबसे खतरनाक शत्रु बताया गया। हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का मतलब रूढ़िवाद का। वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? प्रश्न का दूसरा हिस्सा है ये, और इन दोनों ही हिस्सों के आंसर जो मैंने आपको बताए वह ये रहे। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? हमने अभी अभी जाना कि नेपोलियन युग जब खत्म हो गया, यानी नेपोलियन जब हार गया युद्ध में, नेपोलियन के हारने के बाद यूरोप में दोबारा से पहली वाली चीजों को लागू किया गया। और आप याद रखिएगा
चीजों को पहले जैसे तो लागू किया गया था, लेकिन उनमें कुछ हल्के फुल्के हेर फेर किए गए थे। लेकिन उन हल्के फुल्के हेर फेरों को या बदलावों को हम बदलाव या लोकतंत्र की स्थापना तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। रूढ़िवाद की ही स्थापना एक बार फिर से यूरोप में हो गई। आपकी स्क्रीन पर उत्तर रहा ये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको आपकी वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें और आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।